हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की क्लास में हम अभी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हिंदी पेडोलॉजी चल रही है और हम पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो जितने भी मैंने आज तक वीडियो दे दिए हैं, सभी में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो बार बार प्रीवियस में रिपीट होते हैं। यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और हमारे सारे सेशन जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हमने उन वीडियोस को, उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ में, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज तो करना पड़ता है ना। चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पढ़िए मजेदार तरीके से। आज का सेशन जो रहने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी के, यानी क्लास नंबर 5 है ये। इससे पहले क्लास 1, 2 और 3, 4 हम दे चुके हैं आपको, जहां पे हमने हिंदी पेडोलॉजी को डिस्कस किया है। और आज की क्लास जो है क्लास नंबर 5 है, जहां पे हम भाषा के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक से कर दीजिएगा, ये कोई कहने की तो बात है नहीं। फिलहाल के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा। क्लियर? सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, यानी हर क्वेश्चन को देखिए, पीपीटी मास्टर ने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे उठाए हुए हैं। यानी इन क्वेश्चन को अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर सेट में उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में ओवरऑल कुछ हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट तो मारते रहेगा, है ना, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज करना पड़ता है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है देखिए। लिखा हुआ है कि पठन संबंधी गतिविधि, यानी पढ़ने से संबंधित कोई एक्टिविटी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे पढ़ने से संबंधित किसी एक्टिविटी की बात हो रही है, जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगा? देखो, यहाँ पे एकदम इजी बात बोली गई है कि कोई पढ़ने से संबंधित कोई एक्टिविटी कराई जा रही है। मान लीजिए कोई क्लास में पजल सॉल्व कराई जा रही है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कुछ हिस्से जो है वो टीचर के द्वारा सॉल्व कर दिए जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं, है ना। जैसे आपको मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी दी गई है जहां पे कुछ चीजें जो है वो सॉल्व करके बता दी गई हैं, फिर कहा जा रहा है इनमें से इन चीजों को बताओ जो सॉल्व नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने पजल्स आती हैं सॉल्व करने के लिए। तो वही बात हो रही है, पढ़ने से संबंधित यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, कोई भी प्रवाहपूर्ण सामग्री की यहाँ पे बात नहीं हो रही कि आपके पढ़ने की बात हो रही कि बहुत तेज तेज आप पढ़ते हो, है ना। तो प्रवाह की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। प्रवाह के साथ श्रुतिलोक, यानी सुनकर के लिखने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पढ़ने से संबंधित कोई एक्टिविटी हो रही है ना। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इमसिरा या मूक अभिनय, मूक अभिनय, कोई यहाँ पे अभिनय हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है जो मूक यानी बिना बोले कोई एक्शन हो रहा हो, ऐसे तो कोई बात नहीं करी गई यहाँ पे। देखो, आप इजीली इलिमिनेट कर सकते हो, है, अगर आपको नहीं आता है। देखो यहाँ पे क्या है, जिज्ञासा श्रुतिलेख है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई पढ़ने से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोई, अगर जैसे मान लीजिएगा कभी कभी आपको ऐसे कोई कॉलम दिए जाते हैं, इनमें कुछ नंबर लिखे जाते हैं ऐसे करके, नहीं, यहाँ पे 0 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 यहाँ पे फिर लिखा गया, यहाँ पे 5, फिर पूछा गया कि यहाँ पे मुझे बताओ कितना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पठन सामग्री संबंधी जो है सामग्री की बात हो रही है यहाँ पे, कि कुछ पार्ट सॉल्व कर दिया गया और कुछ बचा हुआ था जिसके बारे में विद्यार्थी से पूछा जा रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बता जरूर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट रहता है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कक्षा 7 का विद्यार्थी यस, यानी क्लास 7 का एक स्टूडेंट है जो यस, उसका नाम क्या है? यस। वो विभिन्न भाषाओं को जानता है, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, और क्या है, अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग मास्टर से। अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है, यानी क्लास 7 का यस जो है वो कई भाषाएं जानता है, जिनमें जिनमें नाम दिया गया है कि वो मराठी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। और क्या लिखा, घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोल सकता है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि बच्चे को आती तो चारों भाषाएं हैं, लेकिन जब वो घर में बात करता है तो वो अपने माता पिता से चारों भाषाएं इजिली बोल सकता है ना। और लिखा है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, यानी अपनी क्लास में, विद्यालय में वो हिंदी भी बोलता है, कन्नड़ भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं, क्योंकि उसके जो आसपास के लोग हैं उनको जैसी भाषाएं आती हैं वैसी वो बोलता है ना। तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक विद्यार्थी है जिसको 4 भाषाएं आ रही हैं,
है, लेकिन वो अपने घर में वही लैंग्वेज बोलता है जो उनके माता पिता को आती है, लेकिन अपने स्कूल में वो सारी लैंग्वेज का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या वो परिभाषिक यानी ट्रांस लैंग्वेजिक योग्यता की बात हो रही है कि उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं? क्या ये कोड जाल यानी कोड मिक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि एक लैंग्वेज को बोल रहा है साथ में ही जैसे हिंदी बोल रहा है साथ में वो इंग्लिश भी बोल रहा है ना? कोड मिक्सिंग की बात कर रहा है, या कोड से आगे जाके यानी जिसको पता तो है जानकारी इंफॉर्मेशन के आगे जाना होता है कोड मूविंग, है ना? अंतरभाषा या इंटर लैंग्वेजिंग का यूज कर रहा है। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा बताओ फटाक से? देखो यहाँ पे कई भाषाएं जान रहा है, इसीलिए हम जाएंगे परिभाषा ट्रांस लैंग्वेज, यानी उसके साथ में उसकी कई भाषाएं उसको आ रही, हिंदी भी आ रही, मराठी भी आ रही, कन्नड़ भी आ रही है। तो ट्रांस लैंग्वेज योग्यता के साथ में हम जाएंगे, है ना? क्योंकि हमें देखो इसके साथ हमें एक भी पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है वो मल्टी लैंग्वेज है, यानी बहुभाषी देश है जहां पे 22 भाषाओं का योगदान है। लेकिन उसमें से हमारी हिंदी जो है जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, और इंग्लिश जो है जिसको सह राजभाषा बोला गया है। क्लियर यार? मजे मजे में पढ़ते रहा करो, और जब आप इंटरेस्ट लेते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है कि मैं भी कुछ पढ़ाऊं आपको सही से, है ना? वही चीजें हो जाती है जब सामने वाला बंदा पढ़ने के लिए इच्छुक होता है तो सामने वाले का पढ़ाने में मन भी लगता है ना? और कंपटीशन तो आप जान ही रहे हो यार कितना हो रहा है ना? इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप में काम में अपने आप को बिजी रखना, है ना? क्योंकि इतने निगेटिविटी वाले लोग भरे मिलेंगे आपको, वो खुद का आपको काम नहीं करने का देंगे, सच बता रहा हूँ, अगर आप उनके चक्कर में पड़े, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास के 4-5 लोगों को पॉजिटिविटी के साथ बना के रखिए, बाकी निगेटिविटी से भरी पड़ी है ये दुनिया, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले क्या हुआ था, तो होता था कि लोग स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते थे तो उनके आंसू आ जाते थे, और आज का दौर क्या है कि लोग शमशान से वापस आते हैं फिर भी उनके आंसू नहीं आते। तो ये दुनिया ना बहुत बदल चुकी है पहले से, है? तो अपने आप को बनाओ, अपने करियर को बनाओ, लोग तो आएंगे और जाएंगे, उनका तो काम ही है यार कहना, है ना? चलिए, तो हमें ये भी समझ में आ गया, हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे अनुकरण की बात हो रही, इमिटेशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? अनुकरण की बात हो रही, इमिटेशन की बात हो रही, कि नकल करने की बात हो रही है, कि बच्चा जो होता है शुरुआती दौर में वो नकल करके सीखता है, कि उसके इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे होते हैं उनका अनुकरण करके सीखता है ना? तो अनुकरण विधि का लिखा हुआ है, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है। इन्होंने हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है, उसकी बात कर रहे हैं ये, है ना? चलिए, क्या वो लिखा हुआ है प्रत्यक्ष? देखो पहले ही ऑप्शन क्लियर है, पहली बात तो प्रत्यक्ष बोध। पहले क्या होगा, बच्चा जो जैसे जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी उसको कलेक्ट करेगा, फिर अनुकरण करेगा कि इसको करना कैसे, इस काम को करना कैसे है, फिर उसकी प्रतिपुष्टि करेगा, फिर ड्रिल करेगा, बार बार दोहराएगा ना। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है ये एकदम क्लियर है, हम किसी ऑप्शन के साथ जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते ना, आप ज्यादा लगा सकते, क्योंकि ये सब फिक्स है। ये ऑफिशियल आंसर की है कि बच्चा पहले जो है प्रत्यक्ष बोध करेगा, है ना? फिर उसका अनुकरण करेगा कि काम को करना कैसे है, देन उसके बाद में उसको प्रतिपुष्टि करेगा, फिर ड्रिल करेगा, मतलब बार बार दोहराएगा काम को, है ना? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर, ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, ये नहीं हो सकते। यहाँ पे ड्रिल पहले कैसे कर लोगे, हैं? यहाँ पे आधे ऑप्शन ही नहीं है। अनुकरण बाद में क्यों करोगे, पहले करोगे हमको काम करना कैसे है, अनुकरण बाद में करोगे जब आप काम हो जाएगा आपका। मान लीजिए आपने कोई काम किया है और किसी को देख के किया है, तो जब वो काम हो जाएगा तो आप क्यों देखोगे, पहले देखो, देखा होगा पहले आपने, देन उसी के बाद में तो काम किया होगा अगर आपने अनुकरण विधि का यूज किया होगा, है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 4 को, देखो क्या लिखा हुआ है, और पढ़ के हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम बढ़िया सा आपका जो है क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि मुझे बताइए ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं या फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है ना? तो आप बताइए, क्योंकि आपको पता है सीटेट का पैटर्न बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन के पूछने में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया तरीका जो है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी वर्ब का यूज कर रहा है। भाई अपने प्रारंभिक यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की उम्र की बात हो रही है। यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है, जो संज्ञा की जगह पे है, नाम स्थान वगैरह की जगह पे वर्ब का यूज कर रहा है, क्रियाओं का यूज कर रहा है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी कर रहा है। क्या कर रहा है, व्याकरणिक नियमों की अनदेखी कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो अब ये बताओ, जब बच्चा प्रारंभिक दौर में है तो उसको व्याकरण के नियम कहां से पता होंगे भाई, है? उसको शुरुआती दौर में व्याकरण के नियम थोड़ी ना पता होंगे। बच्चा शुरुआती दौर में तो वो अनुकरण करके ही सीखता है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं उनसे इंटरैक्ट, उनसे अंतःक्रिया करके द्वारा सीखता है ना? व्याकरण के नियम थोड़ी ना सीखता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है,
एकदम ट्रू है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है व्याकरणिक नियमों को वैसे भी नहीं जानता है, वो अपने अपने से बड़े लोगों को देख के ही उनका अनुकरण करता है। अपने अपने आसपास के बच्चों को देखा होगा यार कि जैसे आप करते हो बच्चा वैसे नकल करने की कोशिश करता है ना। आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे के सामने जैसे मान लीजिए आप जैसे माँ जो होती है बच्चे के सामने जब खेलती है तो चेहरे पे ऐसे हाथ रखती है, फिर जब हाथ रखती है तो ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि मम्मी चली गई, फिर हाथ डाले तो बच्चा खुश हो जाता है एकदम। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज तो आपने देखी होंगी अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करते हो, पढ़ना चाहते हो, है ना। चलिए तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। आगे तर्क में रीजन में इन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली गई यहाँ पे कि इस अवधि में, इस बाल्यावस्था में उनके पास वर्ड कोश जो होता है, शब्दकोश जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में जो है बच्चा 1 से 2 वर्ष 2 वाक्य जो है बनाना सीखता है। यानी बच्चा जब 1.5 साल या 2 वर्ष के बीच में होता है उस टाइम पे क्या करता है, 1 से 2 वर्ड बनाता है तो उसके पास कितना ही शब्द कोश होगा, समझ सकते हैं आप। 2 से 3 महीने के अंदर बच्चे के अंदर कूकना आ जाता है 6 महीने की आयु में बच्चा बलबलाना सीखता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए अगर सीडीपी पढ़ी है आपने, है तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए का। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ में, क्लियर एकदम बढ़िया सा लिखा हुआ है, मजेदार, बहुत सारे सेट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली गई है। पढ़िए जरा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, मजे मजे में सीखते रहिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जानते हैं फिर क्या होने वाला है, अपना काम भी करते रहिए। लिखा हुआ है कि नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है, यानी कक्षा 8 क्लास 8 के स्टूडेंट हैं जिनके लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे। जोड़ों में बैठकर चर्चा करना, यानी ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करना, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करो। लेख तैयार करें। विधि के क्या लिखा हुआ है, विधि के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है। देखो ये बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे इतनी बात समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को कोई तर्क दिया गया है, कोई कार्य दिया गया है जिसमें बच्चे को बोला गया है कि दो दो आपको उस टॉपिक के अगेंस्ट तर्क और वितर्क लिखने हैं, यानी दो तर्क लिखने हैं, दो वितर्क लिखने हैं, है ना। लॉजिक वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि मान लीजिए टीचर जो है उसने क्लास में क्या किया, बच्चों को कुछ क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक दिया है जिसमें बताया कि इसके बारे में आपको स्पीच देनी है या बोलना है इसके बारे में, है ना। तो आप क्या करोगे, अध्यापिका ने कहा कि दो तर्क याद रखो और दो वितर्क, यानी दो इसके बारे में स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए तो वो क्या होगा, क्या वर्णनात्मक की बात हो रही है कि वर्णन करने पे बात हो रही है। वर्णन करने की यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है। रचनात्मक, ये रचना वैसे देखो पहली बात तो ये रचनात्मक लेखन ठीक अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे रचनात्मक लेखन की बात थोड़ी ना हो रही है ना, तो किसी व्याख्यान की बात हो रही है, यहाँ पे तर्क मूलक लेखन की बात हो रही है, लॉजिकल राइटिंग की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। देखो इजीली आप समझ सकते हो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे कि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, है तो इतना तो पता ही होगा। और वैसे भी आप ईद है, आज तो ईद है, तो जितने भी लोग हमारे भाई बहन मुस्लिम हैं उनके लिए हम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको, है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़िए जरा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या बात बोली जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर, यानी एक अध्यापक टीचर जो है वो बच्चों का नाम लिए बगैर वाचन कौशल, अब आपको पता है भाषा कौशलों के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन दे चुका हूं कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, आपको पता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपाली। क्या होता है, सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो होते हैं ये भाषा कौशल होते हैं। कौन से हैं, भाषा कौशल। तो यहाँ पे क्या है कि एक टीचर जो है बच्चे का नाम लिए बगैर क्या कर रहा है, वाचन कौशल, वाचन कौशल मतलब बोल रहा है और व्याकरण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है, क्योंकि गलतियां जो होती हैं वो हमारे अधिगम में सहायता करती हैं, है ना। गलतियों के माध्यम से हम आकलन कर पाते हैं कि बच्चा किस हद तक सीख चुका है ना। अगर गलतियां नहीं होंगी फिर हम सीखेंगे कैसे। इसलिए गलतियां जो होती हैं वो हमारी लर्निंग में एक अच्छा रुझान पेश करती हैं। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है, यानी गलतियों के बारे में समझ बना रही है टीचर, और एक बार करती है वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण की सुधारने की क्या कर रही है, क्या सुधारने की कोशिश कर रही है। टीचर जो है वो क्लास में क्या सुधारने की कोशिश कर रही है, क्या वो त्रुटि विश्लेषण कर रही है या उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण दे रही है या संप्रेषण। देखो यहाँ पे संप्रेषण की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है
त्रुटि विश्लेषण गलतियों की बात हो रही है, लेकिन सप्ताह में एक बार कर रही है और गलतियों के बारे में समझ बना रही है? उदाहरण ये भी हमने, हम जाएंगे प्रतिपुष्ट की तरफ। देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, आपको लगेगा यहाँ पे त्रुटि विश्लेषण होना चाहिए, गलतियों के बारे में खोजना त्रुटि विश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि उनके वाचन कौशल और उदाहरण में कुछ गलतियां उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ, इन अंडरस्टैंडिंग बना रही है, आकलन कर रही है, तो ये प्रतिपुष्ट होगा। जब बार बार उसको देखेगी तो वहां पे गलतियों के बारे में समझ पाएगी ना। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या हुआ, जब जो अध्यापिका जो है क्लास में समझ बनाने की कोशिश कर रही है कि कौन बच्चा कैसा है, गलतियां पकड़ने की कोशिश कर रही है वहां पे, तो हम जाएंगे प्रतिपुष्टि के साथ में। जब वो बार बार चेक करेगी तभी तो उसको पता चलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए जरा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। यानी भाषा शिक्षण किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। यानी लैंग्वेज की कोई क्लास है जहां पे भाषा सिखाई जा रही है, उसके लिए वास्तविक, यानी आपको पता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है ना, वास्तविक जीवन से रिलेट करते हुए पढ़ाए जा रहे हैं और वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ाते हो तो बच्चों के अगर रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ाओगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना, हर चीज को जल्दी समझने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि WHO ने भी, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्लास 5th तक या फिर और इससे ज्यादा क्लास 8th तक आपको बच्चे की मातृभाषा यानी घर की भाषा में बच्चे को सिखाना है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो यहाँ पे कौन सी उपागम का यूज कर रही है अध्यापिका, क्या है, संरचनात्मक उपागम है या फिर स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति है या श्रव्य भाषा, तो श्रव्य की यहाँ पे सुनने के अलावा कोई ऐसी वाद्य भाषा की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, संरचनात्मक की नहीं, यहाँ पे बात बोली जा रही है कि स्थिति के अकॉर्डिंग आप जो है बच्चों को एग्जांपल दे के सिखा रहे हो, यानी स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है। यानी जहां पे जैसी बात आएगी आप उस तरीके से अपनी बात को पेश करोगे, है ना। एक टीचर जो है क्लास में वही एग्जांपल देता है जैसे बच्चे को समझ में आता है ना, और उन्हीं के माध्यम से बच्चे का आकलन कर पाता है टीचर, है ना। चलिए फिर समझ तो आ ही गया होगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। संस्थागत लेखन का मतलब है कि आप प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हो उसकी बात हो रही है, आप किसी स्कूल कॉलेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस संस्था की बात हो रही है। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था, लिखा हुआ है संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी इन्होंने हमसे क्या किया है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। देखो संस्था के अंदर आप समीक्षाएं तो करेंगे, व्यक्तिगत विवरण भी देंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहां पे शोक संदेश थोड़ी ना देने जाओगे आप, है किसी ऑर्गेनाइजेशन में शोक संदेश का काम होता है क्या, बताइए आप। तो ये तो निगेटिव पॉइंट है। क्या डायरी प्रतिष्ठित, आपके पास एक डायरी, आपकी पर्सनल डायरी है जहां पे आप अपने दिनचर्या के बारे में लिखते हो कि आज मैंने ये किया है, कल मैं ये करूंगा, तो ये आपका संस्थागत कोई प्रोफेशनल काम तो हुआ नहीं, ये आपका पर्सनल काम है ना। तो ये दोनों यही गलत है, यानी सी और डी जो है वही गलत है। सी और डी जो है हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ में। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखो लिखा हुआ है, भाषा अध्यापक के नाते, यानी आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, क्या है, आप एक लैंग्वेज टीचर होने के रिश्ते से आपको वस्तुनिष्ठता, किसकी बात हो रही है, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक होगा। देखो यहां पे बात हो रही है कि बच्चों को ऑप्शनल तरीके से आपको सिखाना है। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों का आकलन करना है, किस तरीके से, वस्तुनिष्ठता के तरीके, यानी बच्चों को आपने क्या किया, ऑप्शन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, उस अकॉर्डिंग बच्चे को आपको जज करना है। तो बताइए कौन सा, क्या वो लिखित परीक्षा, देखो जहां पे ऑप्शन दोगे थ्योरी दोगे तो वो लिखित तो दोनों हो जाएगी, कोई यहाँ पे तो ऑप्शन की बात हो रही है। प्रदत्त कार्य में यहाँ पे ऐसा नहीं, निबंध में तो आप थ्योरी भी दोगे, कुछ भी दे सकते हो। ये रूब्रिक होता है, क्या होता है, रूब्रिक में क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस के साथ में चेक किया जाता है, बच्चे का आकलन किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दे चुका हूँ सीटेट, अभी मैंने 15 दिसंबर को भी दिया था और इससे पहले मैं भी दे चुका हूँ, 2 बार दे चुका हूँ। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है तो देन आपको बता रहा हूँ कि पेपर में इजीली आपके सामने आंसर समझ में आ जाए कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको वही है, यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन को कर लूंगा यार, बहुत इजी है,
लेकिन जब वहां पे जाते हो तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीजें आपको एनालिसिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हो सके तो प्रीवियस ईयर लगा लो। अगर कहीं नहीं पढ़ना है तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए डेली पर डेली, आपका सीटर तो इस बार ऐसे ही निकल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, है ना। चलिए, क्योंकि मेरा नया नया मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा अभी अभी का एक्सपीरियंस, जस्ट मैंने अभी पास आउट किया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 10 को क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मोगली की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोगली की बात हो रही है। यानी द जंगल बुक, देखो द जंगल बुक आपने पढ़ी होगी, मोगली की कहानी वगैरह ये तो आपने पढ़ी, हर किसी ने पढ़ी होगी। इसमें क्या बोला गया था, द जंगल बुक के मुख्य पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन था, मोगली था। मोगली की भाषा में कमी थी, यानी उसकी लैंग्वेज में कमी थी, उसकी भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से ही विलग उसका पालन पोषण हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि वो उस कहानी में क्या हुआ था, वो अपने पेरेंट्स वगैरह से खो गया था या कुछ वो कहानी में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट वो उस मतलब उसको फिर जंगली जानवरों ने पाला पोसा था। यानी मोगली जब खो गया था तो उसको जंगली जानवर ले गए थे और जंगली जानवरों के साथ में ये पला बड़ा था, तो ये जंगली जानवरों की आवाजें समझता था। लेकिन हम जो इंसान होते हैं उनकी आवाज ये नहीं समझता था, क्योंकि आपको पता है जिस एनवायरमेंट में इंसान रहता है वैसे ही बनता है। तो ये मोगली शुरुआत से, बचपन से ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था से जानवरों के बीच में रहा था, तो इसको जंगलों में रहना और उन्हीं की लैंग्वेज से इसको समझ में आती थी, है ना। तो वही बोला गया है कि संपर्क से विलग इसका पालन पोषण, मानव संपर्क में ये रहा ही नहीं था। वही यहाँ पे बोला गया है कि मानव संपर्क से विलग इसका वातावरण रहा, पालन पोषण जंगली जानवरों के बीच में हुआ। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है, बताइए। यानी किस बात का ये जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लिखा हुआ है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। देखो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आगे हम देख लेंगे अभी ऑप्शन और क्या कहा गया है, लेकिन एकदम करेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि जो जो हमारी बाल्यावस्था, जो हमारे लैंग्वेज का सही समय होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि शुरुआती दौर में बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है, चॉम्स्की ने बताया हुआ है भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में, कि ये बच्चा जन्मजात पैदा होता है इस क्षमता के साथ में, क्योंकि उसको जहां डाल दोगे वो वहां की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता पहले से होती है, जन्मजात होती है ना। तो उसको परिवेश ही नहीं मिला था, इसलिए परिवेश का अभाव रहा था, जिस वजह से वो मानव लैंग्वेज को, और मानव परिवेश में कभी रहा ही नहीं तो उनको समझेगा क्या, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन जो एकदम करेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, बच्चे को कुल कुछ जीव वैज्ञानिक समस्या, कोई बायोलॉजिकल उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसको परिवेश नहीं मिला था, केवल सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ, अच्छा ऐसा कुछ नहीं था। उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, प्रेम की बात नहीं हो रही, उसके एनवायरमेंट की बात थी। और ना हो तो उस कहानी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और आपको सब याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। हम हिंदी पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने सीडीपी पूरी फिनिश कर दी है। बहुत सारे सेशन हमने साइंस के भी अपलोड कर दिए हैं, मैथ पेडोलॉजी के बहुत सारे अपलोड कर दिए। हम केवल अभी अपने चैनल पे इंग्लिश को नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल बाकी सारी चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर। चलिए, हिंदी और सीडीपी तो कहीं जाने वाली नहीं, मैं हिंदी और सीडीपी को जड़ से खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, पढ़िए जरा फटाक से और देखो क्या बात बोली गई क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट कार्य का उपलब्धि का मापन करता है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है। आपको पता है साइंस के अंदर क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान को सीखते हैं तो वो विज्ञान होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षण तो हो रहा है, लेकिन उपलब्धि परीक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, उपलब्धि को, ये टैग वर्ड है जिनके माध्यम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये उपलब्धि परीक्षण का जो होता है, ना तो वस्तुनिष्ठ में होता है, ना सक्षमता में होता है, और ना ही उत्पादक में। ये जो होता है, क्या होता है, जो निपुणता परीक्षण होता है, इसके अंदर जो होता है उपलब्धि परीक्षण जो होता है, टेस्ट लिया जाता है, यानी निपुणता परीक्षण के अंदर। ये एकदम टैग वर्ड है, इनको इजीली आप समझ सकते हो। जहां पर भी बात है उपलब्धि परीक्षण की, आप तुरंत चले जाओ निपुणता के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ज्यादा लॉन्ग सेशन तो दे नहीं रहा हूं मैं अभी, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, है। चलिए, लिखा हुआ है अर्थ क्रियात्मकता। अर्थ क्रियात्मकता लिखा हो चाहे उत्पादकता लिखा हो, बात एक ही हो जाएगी वहां पे। अर्थ क्रियात्मकता की ओर संकेत करता है, या उपयोगितावादी लिखा हो, है उपयोगितावादी। तो उपयोगितावादी हो तो किसके साथ जाएंगे, अगर ये वर्ड है अर्थ क्रियात्मकता की ओर संकेत करता है, क्या संकेत करता है, देखो ये यही है, हम अर्थ क्रियात्मकता को ही बोलते हैं उपयोगितावादी, है। तो भाषा के सामाजिक नियम है, या विद्यालयी भाषा की नीति है, या विद्यालय की अनुदेशन की भाषा है, या शैक्षणिक भाषा है। देखो, हमें मालूम है कि उपयोगितावादी का मतलब क्या है, कि हम जिस जगह पे होते हैं
हम सिचुएशन को देख के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उनके सामने हम वैसी बातें करते हैं। जैसे मैं अपने पापा से, आप अपने फादर से जैसे दोस्तों से बात करते हो, क्या आप अपने पिता से वैसे बात करोगे? हैं? मतलब कई हदों तक आप दोस्ताना रख सकते हो, लेकिन उस तरीके से चल यार ये करना है, यार ये करना है। अपनी मम्मी से ऐसे, मतलब हर जगह पे हमारे रूल रेगुलेशन है कि हमको किस तरीके से कैसे बात करनी है ना? कुछ हमारे सामाजिक नियम हैं, कुछ हमारे रूल रेगुलेशन है जिनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि सबको हम एक ही तराजू में तौल देंगे, है ना? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप अपने बॉस को ऐसे बोलोगे कभी जैसे अपने दोस्तों से बोलते हो? भगा देगा तुरंत तुम्हें स्कूल से, है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हम हर किसी को एक तराजू में नहीं तौलते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में। और ग्रामर की बात करी जाए तो आपको सीटेट में ग्रामर पढ़नी नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, है? बहुत इजी आती है, जो आपने 6-7 में पढ़ी होगी ऑलरेडी बहुत पहले। देखो, ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन सा सही नहीं है? उचित संप्रेषण के द्वारा नियम संप्रेषित करना। देखो यहाँ पे नियम की बात तो करी गई, लेकिन साथ साथ में संप्रेषण की बात भी कर दी गई कि हमको नियमों को समझना है, संप्रेषण यानी दिमाग भी लगाना है। तो ठीक पॉइंट है। आगे लिखा हुआ है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। ठीक बात है, संदर्भ में आप प्रस्तुत कर रहे हो व्याकरण के नियम, सही तो है। हैं? वास्तविक जीवन से जुड़े हुए नियम, वास्तविक जीवन से रिलेट करते हो, आप एग्जांपल्स दे रहे हो, ठीक बात है। लेकिन हमसे निगेटिव पूछा हुआ है नियमों को याद करके और ड्रिल द्वारा व्याकरण। देखो याद नहीं करना कुछ भी, आपको जहां पे भी रोट लर्निंग की बात आ जाए आप तुरंत काट दीजिए उस ऑप्शन को, है ना? क्योंकि सीटेट ने सीधे सीधे बोला है, इस ऑफिशियल आंसर की ने सीधे सीधे बोला है कि जहां पे भी रटने की बात आ जाए, रोट लर्निंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको वहां जाना है जहां पे बच्चा एक्टिव दिखे, है, समझे चीजों को। आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है, ना कि रटने पे जाना है। क्लियर? चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ ही गए होंगे। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। और आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। प्लीज अगर जुड़े नहीं हो हमसे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप जुड़ जाइए मेरे से। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। फिर से एक बार आप सभी को ईद मुबारक बहुत बहुत। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।